इमेजिन कीजिए कि आप जमीन से 60 फीट नीचे एक पतले सुरंग में फंस जाते हो और जितना ज्यादा वहां से खुद को निकालने की कोशिश करते हो आप उतना ही और फंसते चले जाते हो। बिना खाना और बिना पानी के ऐसे सिचुएशन में आप खुद को कितने दिनों तक जिंदा रख पाओगे? बिना हिले डुले ठंड में शायद 2 दिन भी नहीं। पर क्या आप यकीन करोगे 1925 में इस बंदे ने एक 10 इंच से थोड़ी ही चौड़ी सुरंग में न ही कुछ खाए और न ही कुछ पिए, बिना हिले डुले एक ही पोजीशन में शरीर को जमा देने वाली ठंड में 14 दिनों तक खुद को जिंदा रखा था। जी हाँ, और 17 दिन बाद उसे वहां से रेस्क्यू कर लिया गया। पर आगे की कहानी जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम जाने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां जाने की हिम्मत तो जानबूझकर कोई नहीं करेगा। तो ये बात है 20वीं सदी की शुरुआती समय की, जब यूएसए के केंटकी में रहने वाले लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम टूरिज्म पर डिपेंड होने वाला था, क्योंकि केंटकी में इस तरह का एक विशाल केव नेटवर्क फैला हुआ था जो कि दुनिया का सबसे बड़ा केव नेटवर्क भी है। इस केव को देखने के लिए यहाँ कई लोग आने लगे, जिसकी वजह से यहाँ केव फोर्स शुरू हो गई। मतलब ये कि यहाँ नए नए केव्स डिस्कवर किए जाने लगे, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए और मोटा पैसा कमाने के लिए। इसी सिलसिले में 30 जनवरी 1925 को फ्लॉयड कॉलिंस नाम का ये बंदा, जो कि एक केव एक्सप्लोरर था, मतलब एक गुफा खोज करता था, एक नए केव को डिस्कवर करने के लिए एक सैंड केव, जिसे आज मेमत केव के नाम से जाना जाता है, हाथ में एक केरोसिन का लालटेन लिए उस केव में एंटर करता है। क्योंकि ये केव इसका नहीं था तो ये केव लैंड के मालिक से डील करता है और केव एक्सप्लोरिंग शुरू करता है। कुछ दूर चलने के बाद फ्लॉयड यहाँ टर्न अराउंड रूम के पास पहुँचता है। यह ऐसी जगह थी जहाँ से एक्सपीरियंस केव एक्सप्लोरर भी आगे जाने से कतराते थे, क्योंकि यहाँ से आगे जाने का रास्ता मात्र 9 इंच जितना ही बड़ा था। बावजूद फ्लॉयड इस 9 इंच के होल में घुस जाता है और इस तरह रेंगते हुए आगे बढ़ता है। फ्लॉयड कॉलिंस को यह विश्वास होता है कि इस केव के अंदर इस तरह का एक क्रिस्टल चैम्बर मौजूद है। यही क्रिस्टल चैम्बर टूरिज्म को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी और मोटा पैसा कमा के देगी, क्योंकि यह क्रिस्टल चैम्बर ही इस केव की यूनिकनेस होने वाली थी। आगे बढ़ने के दौरान उसके कपड़े और स्किन तक इस तरह के क्रिस्टल रॉक से फट रहे थे, बावजूद वह रुकता नहीं है। केव में रेंगते रेंगते फ्लॉयड अब यहाँ तक पहुँच जाता है, जहाँ से आगे जाने के लिए उसे 10 फीट की ढलान को पार करनी होगी। नीचे जाने के लिए वो रस्सी को एक पत्थर पर बांधता है और नीचे उतरने लगता है। नीचे उतरते ही उसे बंद पड़ा रास्ता नजर आता है, मतलब ये कि अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। कॉलिंस आगे के लिए सोच ही रहा था कि उसने नोटिस किया कि आगे की मिट्टी काफी नर्म और रेतीली मिट्टी है। फिर क्या था, उसने खुद से आगे के लिए रास्ता बनाना शुरू किया। वो रोज आता, मिट्टी निकालता और निकल जाता। इस तरह करते करते कॉलिंस को अब महीने भर का समय गुजर चुका था और वो अपने मकसद के करीब करीब भी था। महीने भर की स्ट्रगल के बाद फाइनली कॉलिंस ने उस क्रिस्टल चैम्बर को खोज निकाला। क्रिस्टल चैम्बर को खोज निकालने के बाद वह बहुत खुश हो जाता है और इसके बारे में अपने दोस्तों और लोगों को बताने के लिए भी बहुत उत्तेजित था। पर उसकी किस्मत में तो कुछ और ही होना लिखा था। वो तुरंत केव से बाहर निकलने लगता है और कुछ दूर निकलने के बाद उसका लैंप का फ्लेम कम होने लगता है। निकलने की जल्दबाजी में उसका लैंप उससे गिर जाता है और लैंप गिरकर बुझ जाता है। अब कॉलिंस अंधेरे में फंस जाता है। वह सतह से 60 फीट नीचे अंधेरे सुरंग में अकेला था, पर फिर भी वह खुश था, इस उम्मीद में कि वह लोगों को इस केव के बारे में बता पाएगा। कॉलिंस अंधेरे में धीरे धीरे खिसक खिसक कर केव से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। इसी कोशिश में उसका एक पैर एक कमजोर पत्थर को जा मारा। 15 किलो वजनी वो पत्थर उसके पैर पर आ गिरता है, पर फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता है। अंधेरे में कॉलिंस उस पत्थर को अपने दूसरे पैर से हटाने की कोशिश करने लगता है, पर अचानक और काफी छोटे छोटे पत्थर उसके बॉडी पर गिरने लगते हैं। अब हालात और बद से बदतर हो चुका था। कॉलिंस अब बुरी तरह से फंस चुका था। वह जितना अपने बॉडी को हिलाने की कोशिश करता वो उतना ही फंसता चला जाता। जमीन से 60 फीट नीचे पतले सुरंग में अब कॉलिंस
मदद के लिए चिल्लाने लगता है, पर उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। पर फिर भी वो लगातार आवाज लगाए जा रहा था। 30 जनवरी की पूरी दिन और पूरी रात गुजर जाती है, पर अब तक कॉलिंस को सुनने वाला कोई नहीं था। दूसरे दिन वहां लैंड ओनर और उसका एक बेटा केव देखने के लिए आते हैं। लैंड ओनर के बेटे ने केव के अंदर फ्लॉयड कॉलिंस का जैकेट और टोपी टंगा हुआ देखता है, तो वो केव के अंदर चला जाता है और कॉलिंस को आवाज देने लगता है। आवाज देते देते वो टर्न अराउंड रूम के पास पहुंचता है तो उसे कॉलिंस की चीखने की आवाज सुनाई देने लगता है। कॉलिंस ने अपनी सिचुएशन लैंड ओनर को बताई, पर लैंड ओनर का हिम्मत नहीं हुआ टर्न अराउंड रूम से आगे जाने का। 38 घंटों बाद जब इस बात का पता फ्लॉयड कॉलिंस के भाई होमर कॉलिंस को चलता है, तो वो अपने भाई को बचाने के लिए केव में घुस जाता है और टर्न अराउंड को पार कर अपने भाई तक पहुंच जाता है। क्योंकि केव हाईवे पर था तो इस समय तक केव के पास लोगों की भीड़ लग चुकी थी और इधर होमर कॉलिंस अपने भाई तक अब पहुंच चुका था। अपने भाई तक पहुंचने के बाद होमर ने सबसे पहले फ्लॉयड को खाना खिलाया। फ्लॉयड ने होमर को बताया कि उसने वो क्रिस्टल चैम्बर ढूंढ लिया है, पर फिलहाल होमर का इस वक्त ध्यान अपने भाई को किसी तरह यहाँ से जिंदा बाहर निकालने का होता है, इसीलिए वो फ्लॉयड के बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उसे दबाए रेत और पत्थर को हटाने में लग जाता है। होमर जितना रेत और पत्थर हटाता, ऊपर से उतना रेत और पत्थर दोबारा कॉलिंस पर गिर जाते। 8 घंटे लगातार काम करने के बावजूद होमर भी थक हार कर केव से अब बाहर निकल जाता है। 46 घंटों बाद होमर केव से बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ही वो लोगों की भीड़ देख अचंभित हो जाता है। कई न्यूज रिपोर्टर भी वहां आ चुके होते हैं और फ्लॉयड के बारे में होमर से इंटरव्यू लेना चाहते थे, पर होमर अभी किसी तरह का कोई भी इंटरव्यू देने की हालत में नहीं था। लोगों की भीड़ इस वक्त तक तरह तरह की बातें भी बना रही थी कि अगर वो केव के अंदर जाए तो वो तुरंत फ्लॉयड को बाहर निकालेंगे। कई लोग केव के अंदर टर्न अराउंड चैम्बर के पास गए भी, पर वहां से आगे जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। फ्लॉयड कॉलिंस का केव में फंसे अब 3 दिन बीत चुका था और वहां हजारों की भीड़ भी जमा हो चुकी थी, पर हैरानी की बात यह थी कि वहां हजारों के तादाद में लोग मौजूद होने के बावजूद कोई भी फ्लॉयड कॉलिंस की मदद के लिए आगे नहीं आ रहे थे। पर उन रिपोर्टर्स में से एक रिपोर्टर विलियम मिलर भी था, जो फ्लॉयड से इंटरव्यू लेने के लिए होमर के साथ नीचे जाने की हिम्मत करता है और फाइनली उसने ऐसी सिचुएशन में फ्लॉयड का इंटरव्यू लेने के लिए नीचे पहुंच जाता है। पर फ्लॉयड मिलर को इंटरव्यू देने के किसी भी हालत में नहीं था। उसकी तबीयत ठंड की वजह से लगातार बिगड़ रही थी। मिलर भी अकेले यहाँ अब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो भी कॉलिंस को उसी हालत में छोड़कर केव से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वह फ्लॉयड कॉलिंस की ये ट्रेजेडी फुल स्टोरी वाज न्यूज पेपर्स पर छाप देता है। 79 घंटों बाद अब इस कहानी में एक तीसरा कैरेक्टर जुड़ने वाला था, रॉबर्ट बर्डन। रॉबर्ट बर्डन का प्लान था कि फ्लॉयड को रस्सियों से खींचकर बाहर निकाला जाए। बर्डन किसी तरह फ्लॉयड के बॉडी को इस बेल्ट से बांध देता है और उसे खाना और टैबलेट खिलाता है ताकि खींचते वक्त उसे ज्यादा दर्द न हो। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि फ्लॉयड फंसा था इस तरह से और उसे खींचा जा रहा था इस तरह से, जिसकी वजह से उसका आगे का पूरा बॉडी ऊपर की सेलिंग से टकरा रहा था, जिसकी वजह से वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था, मानो उसके बॉडी के 2 टुकड़े किए जा रहे हो। 100 घंटों बाद लोगों की भीड़ 1000 से बढ़कर अब 10,000 पार कर चुकी थी। कई शॉप्स और एंटरटेनमेंट की चीजें भी अब यहाँ खुल चुकी थी, मानो वहाँ कोई मेला लगा हो। पर 100 घंटे बीत जाने के बाद भी फ्लॉयड की सिचुएशन में कोई प्रोग्रेस नहीं था, बल्कि एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी। और वो मुसीबत यह थी कि लगातार लोगों की बढ़ती पॉपुलेशन और मूवमेंट से केव अब धीरे धीरे कोलैप्स करने लगा था। 114 घंटे बाद फ्लॉयड कॉलिंस अब हर न्यूज पेपर्स पर छाया हुआ था। यहाँ तक कि अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट कैल्विन कूलिज भी इस खबर पर नजरें बनाए हुए थे। 114 घंटे बीत जाने के बाद फ्लॉयड कॉलिंस को रेस्क्यू करने का जिम्मा अब सरकार ले लेती है और हेनरी कारमाइकल की अगुवाई में एक रेस्क्यू टीम और मिलिट्री के कुछ जवान वहाँ पहुँच जाते हैं। पर इससे पहले कि ये टीम फ्लॉयड को रेस्क्यू करके बाहर निकालती, लोगों की लगातार बढ़ती पॉपुलेशन और मूवमेंट ने फ्लॉयड तक पहुंचा जाने वाला एकमात्र रूट
कोलैप्स होकर अब बंद हो चुका था। 144 घंटों बाद अब रेस्क्यू टीम के पास एक ही रास्ता था, ऊपर से खोदते हुए फ्लोर तक पहुंचने का। इसके लिए कारमाइकल ने कई हाईटेक मशीन मंगवाए और खोदना चालू किया। इनका प्लान था लगभग 30 घंटों में ये काम पूरा करने का। पहले तो काम पूरा जोश में जोरों शोरों पर चलता है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वर्कर्स थकने लगते हैं, काम भी स्लो होने लगता है। 220 घंटे बाद काम अब पूरा स्लो हो गया था। जहां पहले हर 1 घंटे में वर्कर्स 2 फीट खोद लेते थे, तो वहीं अब सिर्फ 4 इंच ही खोद पा रहे थे। 288 घंटों बाद 288 घंटे अब बीत चुके थे और फ्लोयड कॉलिंस तक पहुंचने का एस्टिमेट टाइम पार करके 144 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका था। इसके बावजूद वर्कर्स सिर्फ 44 फीट ही खोद पाए थे और अब भी 11 फीट खोदना बाकी था। इतने में बारिश शुरू हो जाती है और न सिर्फ बारिश बल्कि ओले भी गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ जाता है। 360 घंटों बाद अब तक फ्लोयड के फंसे हुए 15 दिन गुजर चुके थे और लोगों का इंटरेस्ट भी अब इससे कम होना शुरू हो गया था। 16 फरवरी 1:30 मंडे फाइनली रेस्क्यू टीम फ्लोयड तक अब पहुंच चुके थे और ये बहुत शायद ही हो सकता है कि कोई इंसान 12 दिनों तक बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए जिंदा बचा हो। अनफॉर्चुनेटली फ्लोयड उन रेयर लोगों में से नहीं था जो इतनी हार्श सिचुएशन में भी सरवाइव कर पाए। मतलब फ्लोयड कॉलिंस अपना दम तोड़ चुका था। रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग वो 3 दिन पहले ही मर चुका था, जिस दिन बारिश शुरू हुई थी। अगर वर्कर्स अपने टारगेट के अनुसार 30 घंटों में ही वो होल्ड कर लेते तो शायद फ्लोयड कॉलिंस जिंदा बच जाता, और अगर कॉलिंस जिंदा बच जाता तो ये घटना इतिहास में किसी मिरेकल से कम नहीं होता। पर दोस्तों आप कमेंट में बताओ, अगर बारिश न आती और अगर उसी दिन वर्कर्स वो होल्ड करके फ्लोयड तक पहुंच जाते तो क्या फ्लोयड जिंदा बच सकता था? ये थी स्टोरी द केव एक्सप्लोरर फ्लोयड कॉलिंस की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।